हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनफर्टिलिटी एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसमें हम इनफर्टिलिटी के कारण, इसका परिभाषा, इसके चलते जो परेशानी हो रही है सो क्या सब मतलब डाइट सब लेना चाहिए, इन सारे पहलुओं का पर विचार करेंगे। साथ ही जो एलोपैथी में टेक्नोलॉजी सब आया है उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम होम्योपैथिक दवा के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कुछ टिप्स भी देंगे कि कैसे इनफर्टिलिटी को दूर किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि इनफर्टिलिटी एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पहलू सब पर चर्चा करें। कई बार हम देखते हैं कि एक ही बार के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में महिला कंसीव कर जाती है, पर अगर मेडिकल साइंस के आंकड़े को माने तो ऐसा मात्र 10% मामले में ही होता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या सेक्स हुआ हो और महिला 1 माह के भीतर प्रेग्नेंट हो गई हो। बाकी जो कंसीवमेंट होता है उसमें हम देख सकते हैं कि 1 साल से 2 साल तक स्वस्थ चित्त से मतलब इंटरकोर्स करना होता है, तब कहीं जाकर के कंसीवमेंट हो पाता है। एक आंकड़ा के अनुसार भारत में 3 से 4% व्यक्ति इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन के शिकार हैं। एक अन्य आंकड़े के अनुसार इनफर्टिलिटी के कारण की बात करें तो इसके लिए 40% फीमेल फैक्टर, 40% मेल फैक्टर और 10% जो है कंबाइंड फैक्टर, और 10% ऐसे मामले हैं जिसमें यह व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है कि ऐसे मामले में क्या कारण है। डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं इनफर्टिलिटी का कॉज। तो जब आप मतलब बच्चा के लिए प्लानिंग कर रहे हों तो एक बहुत सिंपल सा टिप्स है और इससे कई बार आदमी लाभान्वित हो पाता है। अगर मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 1 सप्ताह का जो समय होता है वो होता है सेफ पीरियड होता है। अगर किसी महिला का साइकिल 28 दिन का हो और अगर मेंस 1 तारीख से शुरू हुआ हो और अगर 3 तारीख को साफ़ हो गया हो तो 4 तारीख से 11 तारीख तक का जो समय होता है उसे हम सेफ पीरियड कह सकते हैं। इस मामले में हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओवुलेशन डे 14 तारीख को माना जा सकता है, या एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि ओवुलेशन डे 14 तारीख को आप मान सकते हैं। और अगर इंटरकोर्स का समय 1 दिन बीच करके रखा जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त समय बीच का सप्ताह अर्थात 11 से 18 तारीख के बीच का हो सकता है। तीसरे सप्ताह को अपेक्षाकृत कम उपयुक्त माना जाता है। मैं तो इनफर्टिलिटी वाले मामलों में अपने महिला पेशेंट को सलाह देता हूं कि प्रतिदिन थर्मामीटर लगाकर अपने शरीर के तापक्रम को नापें और जिस दिन शरीर का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाए उस दिन ज़रूर साथ रहें। अब हम इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करने से पहले इनफर्टिलिटी को समझते हैं। एक्चुअली इंटरकोर्स के दौरान जो सीमेन डिस्चार्ज होता है तो वह महिला के ओवम को फर्टिलाइज़ करता है। तत्पश्चात जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वह गर्भाशय के लाइनिंग में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। अगर पुरुष का शुक्राणु मोटाइल नहीं है या कम मोटाइल है या उसकी गति ठीक नहीं है या संख्या कम है या स्खलन के बाद वेजाइना का डिस्चार्ज उसे मार देता है तो न ओवम का पेनेट्रेशन होगा और न ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो पुरुष मंदता के मामले में हम देख सकते हैं कि इसका जो ये मोटाइल है कि नहीं है। उसके अलावा भी कुछ ऑर्काइटिस, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, उसके बाद जो है उसका जो मॉर्फोलॉजी है सीमेन का वो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद कई बार हम तो ये भी देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होने के बावजूद भी मतलब उसका जो स्पर्म है उसका ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। तो इस सब मामले से स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है।
और अगर मतलब थोड़ी सी चर्चा कर लें कि पुरुष बाध्यता के मामले में, तो हम कह सकते हैं कि उसका मतलब स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी, उसका बनावट, स्पर्म का मोर्फोलॉजी या पस सेल का मोर्फोलॉजी। उसके अलावा यह भी विचार किया जाता है कि स्पर्म सीधा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी गति कैसी है, इस पर भी विचार किया जाता है। अगर स्पर्म के काउंट की बात करें तो 15+ मिलियन पर ml हो तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है। वैसे एक स्खलन में 3 से 4 मिलीलीटर तक सीमेन स्खलित हो सकता है, जिसमें 200 मिलियन तक शुक्राणु हो सकते हैं। स्पर्म के लैब की बात करें तो यह 5 से 6 दिन हो सकता है, या कुछ केस में 3 से 4 दिन भी हो सकता है। अतः संतान की इच्छा वालों को यह सलाह दी जाती है कि वह मेंस के 8वें दिन से हर एक 2 दिन पर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें। इसके अलावा जब हम महिला बांझपन अर्थात फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यह हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में हो सकता है, बढ़ती उम्र, पीसीओडी, बढ़ता दबाव, कम सेक्स ड्राइव, बाल झड़ना एक आंशिक कारण हो सकता है। फिर जीवन शैली, जो आधुनिक जीवन शैली है जिसमें लोग अल्कोहल और स्मोकिंग सब करते हैं, उसके अलावा प्रदूषण वाला भी फैक्टर एक आंशिक कारण के रूप में हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम हार्मोनल इम्बैलेंस और के अलावा हम देख सकते हैं कि कई बार एग इमेच्योर हो या ट्यूब ब्लॉकेज हो, या मतलब बाइकार्नेट यूट्रस हो, एडेनोमाइसोसिस हो, या मतलब यूट्रस का इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के रूप में हो, या इंडोमेट्रियोसिस हो, ये सभी फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि माहवारी बहुत कम हो या नहीं हो, या इसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा हो तो वो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि संबंध बनाने में दर्द, ये सभी एक सिम्टम्स हो सकता है। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं महिला इनफर्टिलिटी को। और अगर मतलब परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा पैदा उत्पन्न करने में जो अक्षमता को हम बांझपन कह सकते हैं। और अगर मतलब इसको अंग्रेजी में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज ए फेल्योर टू कंसीव 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। In another word, we may say infertility is a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. तो इस हिसाब से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब फीमेल इनफर्टिलिटी को पता करने के लिए फीमेल का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, साथ ही जनरल बॉडी टेस्ट जिसमें कि हेमोग्लोबिन, थायराइड या इंडोक्राइन सिस्टम का पता करने के लिए कुछ टेस्ट किया जाता है, साथ ही अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है ताकि यूट्रस की स्थिति का अवलोकन किया जाए। उसके अलावा फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं यह जानने के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट और ट्यूब का ब्लॉकेज पता करने के लिए भी टेस्ट किया जाता है। अब फर्टिलिटी को हम दो भाग में बांट सकते हैं। 2 तरह का फर्टिलिटी के रूप में इसका हम स्टडी कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब हुआ कि कभी महिला कंसीव ही नहीं की, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कंसीवमेंट तो हुआ है, कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चा भी एक है और उसके बाद बहुत दिन से कोशिश करने के बावजूद भी दूसरे बार कंसीवमेंट नहीं हुआ। तो ये सब फैक्टर है। और आजकल तो हम देख सकते हैं कि कैसे मतलब IVF में जो शरीर के बाहर जो ओवम का फर्टिलाइजेशन करा करके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, वहीं IUF जो टेक्नोलॉजी है तो उसमें हम देखते हैं कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कराया जाता है इसमें। तो इस हिसाब से ये सब चीज़ सब है। साथ ही हम देखेंगे कि अंग्रेजी में इंट्राजोल जैसी दवाएं ओवुलेशन के लिए दी जाती हैं, और उससे भी जब काम नहीं होता है
तो उसके अलावा भी HCG और HMG जैसी दवाएं दी जाती हैं। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें और इसके साथ तुलना करें तो बहुत सहज ढंग से होम्योपैथी में दवा दे करके इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है, बशर्ते कि हम सारे पहलू को ध्यान रखें, जैसे सर्विक्स का, पेल्विक रीजन का, यूट्रस का, इस सारे बातों का अगर अध्ययन करके हम दवाई देते हैं तो बहुत ही सहजता से प्रेगनेंसी ठहर जाती है और कंसीवमेंट होता है। एक होम्योपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर हुए, विदेशी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बर्नेट, तो उन्होंने किताब ही लिखी है ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ वुमेन। तो इसमें हम देखेंगे कैसे जो महिला रोग से संबंधित जो तथ्य हैं वो कैसे वो प्रभावित करता है महिला के फर्टिलिटी को। और जब कुछ दवाओं की बात करेंगे तो इसमें मेडोरिनम, सल्फर थूजा, सोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम, सिपिया पल्स्टिला, कैलकेरिया फ्लोर और रम्ब्यूरनाइट्रिक्स, बोरेक्स जैसी दवाएं हैं। कुछ मदर टिंचर जैसी दवाएं हैं, कुछ बायोकेमिक दवाएं हैं। इन दवाओं का अगर सही से हम अध्ययन करके इसको प्रिस्क्राइब करें तो बहुत सहजता से मतलब इनफर्टिलिटी को हम दूर कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी महिला का पति सुजाक से पीड़ित रहा हो और महिला का सब चीज़ ठीक ठाक हो, फिर भी कंसीवमेंट नहीं हो रहा हो या मतलब मिसकैरेज हो जा रहा हो, तो फिर ऐसे केस में हम मेडोरिनम 1 mg को पहले संडे को देते हैं 3 बूंद, और फिर सेकेंड संडे को सल्फर देते हैं 3 बूंद, और फिर थर्ड संडे को थूजा देते हैं 1 mg में 3 बूंद। इसी हिसाब से अगर मतलब सिफिलिस का इतिहास पाया जाए तो ये हिस्ट्री लेकर के हम पता करते हैं, और फिर सोरिनम 1 mg में फर्स्ट संडे, ट्यूबरकुलिनम सेकेंड संडे को 1 mg 3 बूंद के मात्रा में, और सिफलिनम 3 बूंद थर्ड संडे को देते हैं। तो ये हम देते रहने से दीर्घ अंतराल पर, इसको रूटीन वे में नहीं चलाया जाए, और इस हिसाब से बहुत मदद मिलती है कंसीव कराने में। फिर दूसरी दवा है, एक दवाई है बहुत ही प्रचलित दवाई है सिपिया और पल्स्टिला, जो फीमेल हार्मोन को शरीर में बैलेंस करके फर्टिलिटी को दूर करता है। लेकिन इसमें लक्षण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब सिपिया का पेशेंट होगा तो उसका चेहरा मर्दाना होगा, और मतलब उदासीन टाइप की महिला होगी, उसको मतलब अपने परिवार में भी सबसे खूब मतलब प्रेम भाव मेल जोल ये नहीं होगा। जबकि पल्स्टिला की जो पेशेंट होगी वो भावुक होगी, आसानी से रो देने वाली होगी, और उसका मेंस कम होगा, प्यास भी कम होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि PCOD सब के मामले में कैलकेरिया फ्लोर 200 और रम्ब्यूरनाइट्रिक्स अगर 3x पावर में दिया जाए, कैलकेरिया फ्लोर को हम सुबह शाम चलाते हैं 200 पावर में 3-3 बूंद, और रम्ब्यूरनाइट्रिक्स के 3 गोली को भर दिन में 3 बार 4 बार देते हैं, तो PCOD इससे ठीक हो जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि मतलब वाइट डिस्चार्ज, चूना जैसा डिस्चार्ज हो, और वो मतलब बहुत ही तीखा स्राव हो, महिला एकदम डरी सहमी सी हो, और मतलब ये स्राव ऐसा होता है कई बार कि सीमेन को मार देता है। तो इस हिसाब से के केस में बोरेक्स बहुत ही उपयुक्त दवा है, जो मतलब कंसीवमेंट करने में बहुत अधिक मदद करता है। उसके अलावा कुछ केस में हम देख सकते हैं कि लक्षण के आधार पर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई, एक दवाई है लाइकोपोडियम और दूसरा है फास्फोरस। तो अगर मतलब साफ मेंस नहीं हो रहा हो या बहुत कम हो रहा हो तो फिर हम लाइकोपोडियम 200 पावर में सुबह शाम 3-3 बूंद, और फास्फोरस 200 पावर में दोपहर रात 3-3 बूंद दे करके मेंस को बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दवाएं बहुत प्रचलित हैं, बहुत यशस्वी दवा हैं। ये दवाई है नेट्रमकार और औरम्यूरनाइट्रिक्स। इन दवाओं के बारे में कहा जाता है कि गर्भाशय की जितनी खराबी है उसको अगर आप 1 महीना से 2 महीना तक नेट्रमकार कम पावर में 30 पावर में दें तो उस सारी खराबियाँ धुल करके गर्भाशय को मतलब गर्भधारण के योग्य बनाती है। यही चीज़ है औरम्यूरनाइट्रिक्स के बारे में भी। तो महत्वपूर्ण है कि हम उपयुक्त लक्षण को पर विचार करें
और उस हिसाब से दवा दें। अगर मतलब महिला फ्लैट, फेवी और फेयर हो, थुलथुल हो, ओबेसिटी के जो कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही हो, तो फिर हम उसमें कैलकेरिया कार्ब 200 एक सप्ताह पर एक खुराक करके दें कुछ दिन तक, तो बहुत अधिक फायदा पहुंचती है। इस हिसाब से दवा का विश्लेषण करके